जी, स्टेशनरी एंड स्टैंडिंग वेव्स की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। शुरू शुरू में हमने जस्ट इसके बारे में ये कहा था जब हमने वेव्स की टाइप्स की थी कि हमने उसको ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू पे बताया था। तो हमने कहा था दोज वेव्स विच ट्रांसफर एनर्जी, तो उनको हमने कहा था प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, और विच स्टोर एनर्जी और विच कैन नॉट ट्रांसफर एनर्जी आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स। तो स्टैंडिंग वेव्स को हमने इतना सा देखा था। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। तो ये होता है व्हेन incident and reflected wave having same frequency फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड स्पीड, हम ऐसे कह देते हैं। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड स्पीड, सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड स्पीड but traveling in opposite direction are superposed, yeah, superposed। फिर क्या होता है? then stationary waves form। तो ये तो होगी इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन। हम ये कह रहे हैं कि जब आपके पास व्हेन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड स्पीड बट ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन सुपरपोज्ड देन स्टेशनरी वेव्स फॉर्म। ठीक है, ये तो हो गई इसकी सिंपल सी कहानी। होता क्या है इसमें ना, आप दोनों लेट से आपके पास एक स्ट्रिंग है और वो भी एक एंड से, आप दोनों ही एंड उसके फिक्स्ड एंड है। यहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग है, ये एंड भी फिक्स है और ये वाला एंड भी फिक्स है। और होता क्या है कि आप उस स्ट्रिंग में वेव को प्रोड्यूस करते हैं। कुछ इस तरीके से आपके पास क्रेस्ट एंड ट्रफ प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसे करके। और जब ये रिफ्लेक्ट होके वेव आती है, रिफ्लेक्ट होके वेव आती है, तो आपके पास इसी तरीके से जहाँ पे क्रेस्ट था वहां पर ट्रफ आ जाता है और आपके पास स्टेशनरी वेव बनना शुरू हो जाती है। यानी यूं होके ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ऐसे हम बनाते थे। ठीक है, तो अब की बार क्या होता है, ये मतलब सुपरपोज इस तरीके से होती है कि आपके पास ना स्टेशनरी वेव बनना शुरू हो जाती हैं। तो यानी ये बेसिकली आपके पास स्टेशनरी वेव्स है। ये समझ लें आपके पास ना, मतलब जो पिंक वाली हम कह देते हैं, ये आपके पास बेसिकली इंसिडेंट वेव थी। और इनकी जो भी स्पीड थी लेट से वो मीटर पर सेकंड में थी, और ये मूव करी थी ऐसे। और फिर आपके पास आती है रिफ्लेक्टेड वेव, और वो मूव करी होती है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी वो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, कुछ इस तरीके से सुपरपोज होती हैं कि आपके पास एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देती हैं और आपके पास स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव बनती है। अच्छा, अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स की बात करनी है कि कुछ इम्पोर्टेंट नोट हैं जो इसी से रिलेटेड है। सबसे पहले ना आपको नोड और एंटी नोड का पता होना चाहिए। चले मैं इधर आपको बता देता हूँ। यानी हम ये कह सकते हैं, द पार्टिकल ऑन स्टेशनरी वेव हुज डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड रिमेन जीरो आर कॉल्ड नोड। डेफिनेशन आ जाती हैं छोटी छोटी, इसीलिए ये भी लिखवानी पड़ती हैं और याद रखनी भी जरूरी है। द पार्टिकल ऑन स्टेशनरी वेव डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड फ्रॉम
बल्कि उस डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड रिमेन जीरो हम कह देते हैं, सिंपल करते हैं जितने सिंपल डेफिनेशन हो सकती है। उस डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड रिमेन जीरो आर कॉल्ड नोड्स। ठीक है, एक बात आपको नोड्स, द पार्टिकल ऑन अ स्टेशनरी वेव whose displacement and amplitude या displacement और amplitude remain zero are called nodes. और similarly the particle on stationary wave whose amplitude is maximum called antinode. एंटानोड, ये चीज एंटीनोड हो जाएगी। ओके, यहाँ तक आपको नोड और एंटी नोड के बारे में पता चल गया। अब हम थोड़ा सा वेव बना के उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। यानी आपके पास अगर हम जनरली ये स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव को बना रहे हैं, मतलब वो कुछ इस तरीके से बन रही होती है। ये आपके पास लेट से वेव आ रही है, ठीक है, और इसी को मतलब आप समझ लें कि ऐसे करके, ठीक है, ये आपके पास स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव बनी है। अच्छा, अब हम किन चीजों को नोड कह रहे हैं भाई? ये चीजें आपके पास नोड है, ये पॉइंट आपके पास नोड है, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोड कहेंगे, ये नोड, ये नोड। यानी जब आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो या जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो है, ठीक है, क्योंकि आप कंसीडर कर रहे होते हैं इस चीज को एज अ मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है ना, तो आप देख रहे हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वो पॉइंट आपके पास क्या है, वो नोड है। और जब डिस्प्लेसमेंट आपके पास मैक्सिमम है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट आपको बता रहा है, ठीक है जी। ये आपके पास एंटाई नोड को बता रहा है, ये पॉइंट आपके पास एंटाई नोड को बता रहा है, ये पॉइंट एंटी नोड को बता रहा है, ठीक है, ये पॉइंट आपके पास एंटी नोड को बता रहा है। इस तरीके से हम नोड और एंटी नोड को मार्क कर सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लेते हैं वेवलेंथ, ठीक है, बेसिकली आप वो वेवलेंथ को नोड या इन दोनों के दरमियान आप डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करते हैं, दोनों कंजेक्टिव नोड के दरमियान डिस्टेंस को कैलकुलेट करें, या ये जो आपके पास एंटे नोड आ रहा है, ये दो कंजेक्टिव एंटे नोड के दरमियान डिस्टेंस को कैलकुलेट करें, तो वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा आपके ख्याल में? ये डिस्टेंस हाफ ऑफ वेवलेंथ के इक्वल होता है, हम इसको लेमडा बाय टू कह सकते हैं। यानी ये भी डिस्टेंस लेमडा बाय टू होगा एंटे नोड के दरमियान भी, और दो कंजेक्टिव नोड के दरमियान भी डिस्टेंस जो होता है ना, वो लेमडा बाय टू या हाफ ऑफ वेवलेंथ के इक्वल होता है। क्लियर हो गया जी सुफियान? अभी तक कोई प्रॉब्लम? आपको जनरली स्टेशनरी वेव के बारे में बताया और आपको नोड और एंटे नोड के बारे में बता दिया, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब अगली बात ये है, वो ये कहता है कि ये नोट को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो जो पार्टिकल होते हैं, द पार्टिकल ऑन स्टेशनरी वेव बिटवीन टू एडजेसेंट नोड, बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स वाइब्रेट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड। नॉर्मली जो आपके पास वेव्स होती है ना, मतलब जो स्टेशनरी नहीं होती, उनका एम्पलीट्यूड सेम ही होता है, लेकिन हम कह रहे हैं दो नोड्स के दरमियान जो पार्टिकल होते हैं उनके जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो द पार्टिकल ऑन स्टेशनरी वेव बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स वाइब्रेट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड।
ये बात होगी अभी तक। पार्टिकल ऑन स्टेशनरी वेव बिटवीन एडजेसेंट वेव वाइब्रेट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड। अच्छा, ये मैं इन पे आपको लिखवा भी दूंगा। प्रोग्रेसिव वेव और जो हमारे पास होती है ना स्टेशनरी वेव, प्रोग्रेसिव वेव जो एनर्जी ट्रांसफर करती है उनका एम्पलीट्यूड रहता है कांस्टेंट, बट जो आपके पास स्टेशनरी वेव है बिटवीन एनी टू नोड्स, इनका जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं डिस्टेंस। तो हमने पहले ही बता दिया कि हाफ ऑफ वेवलेंथ होता है जो डिस्टेंस बिटवीन, आपको पता चल चुका, वन दो एंटे नोड्स के दरमियान ले लें या दो नोड्स के दरमियान ले लें तो हाफ ऑफ वेवलेंथ के इक्वल होता है। अच्छा, एक और छोटी सी बात है कि जितने भी पार्टिकल होंगे ना, ऑल द पार्टिकल जो एडजेसेंट नोड्स के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, सॉरी, जो एडजेसेंट नोड्स के इन बिटवीन जितने भी पार्टिकल होंगे वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि इन फेज विद ईच अदर, वो इन फेज होते हैं, इन फेज पॉइंट होते हैं, यानी दो नोड्स के दरमियान जो पार्टिकल होते हैं वो इन फेज होते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि जो आपके पास नोड और एंटी नोड के दरमियान पार्टिकल्स होते हैं ना, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि द पार्टिकल ऑन ईदर साइड ऑफ नोड मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी मैं इसको पिक्चर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, आप पहले चले लिख लेते हैं। ऑल पार्टिकल्स, ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स मूव इन सेम डायरेक्शन एंड देयरफॉर इन फेज विद ईच अदर। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं। द पार्टिकल ऑन ईदर साइड ऑफ द नोड मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन and therefore 180 degree out of phase with each other। तो ये दो बातें हो गई। देखो, अगर आपके पास है ना वेव बनती है यूं करके, अम, पर यार थोड़ा सा गड़बड़ बन गया था। अच्छा जी, ये वेव बनती है ना आपके पास, और लेट से ये आपके पास एक मीन पोजीशन को हम इंडिकेट कर देते हैं, मीन पोजीशन को। तो इस तरीके से चले, हम मीन पोजीशन को बता रहे हैं। ये आपके पास मेन पोजीशन आ गई। अच्छा, मैंने जो बात की अभी, ये जो लास्ट टू पॉइंट्स लिखे हैं वो ये लिखे हैं कि जो नोड, ये नहीं, ये पॉइंट आपको पता है ये आपका नोड हो गया, ये भी आपका नोड हो गया, ये भी आपका नोड हो गया, एंड ये भी नोड हो गया, और ये भी नोड हो गया। अच्छा, अब इनके दरमियान जो पॉइंट्स होते हैं ना उनकी डायरेक्शन सेम रहेगी, यानी ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो कुछ इस तरह की डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ठीक है। और ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस तरह डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब ये अब दोनों नोड्स के दरमियान ये जो पॉइंट मैंने मेंशन किया ये इन फेज है, और एज कंपेयर टू दीज इन फेज पॉइंट ये वाले 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है।
और ये वाले फिर से इन फेज हो जाते हैं, एंड सो ऑन, इसी तरह काम चलता रहता है। ठीक है, ये जो स्टेशनरी वेव में जो इन फेज पॉइंट की मूवमेंट है वो डिफरेंट है। प्रोग्रेसिव वेव में आप इन फेज पॉइंट के दरमियान तो कहते थे वन वेवलेंथ है, लेकिन ये दो नोड्स के दरमियान ये जो सारे के सारे पॉइंट हैं ये इन फेज कंसीडर होते हैं। ठीक है, ये वाले इन फेज हैं, और जब ये ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं तो ये सारे इन फेज है, लेकिन इनके दोनों के कंपैरिजन में ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। ठीक हो गया सुफियान, कोई प्रॉब्लम? सर मुझे ये बात नहीं समझ आई, ये जो लास्ट वाला आपने बताया। भाई देखो, नॉर्मली आप जब ट्रांसवर्स वेव को बनाते हो ना, या प्रोग्रेसिव वेव को सॉरी बनाते हो, प्रोग्रेसिव वेव में पता है क्या होता है? प्रोग्रेसिव वेव में ना आपके पास इन फेज पॉइंट का ये सीन होता है कि अगर आप इन फेज पॉइंट को कंसीडर कर रहे हो ना, जैसे अगर आप ये एक वेव बना देते हो तो उस, और यानी ऐसे करके वेव है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपके पास ना इन फेज कंसीडर होता है। यानी सिर्फ, यानी पूरी वेव के ऊपर ना दो पेयर ऑफ पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट होते हैं जो कि इन फेज होते हैं। पूरी वेव के ऊपर दो पॉइंट होते हैं जो कि इन फेज होते हैं, और हम उनके दरमियान ही उस डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या सीन है, जो स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स हैं, इसमें दो नोड्स के दरमियान, कंजेक्टिव या एडजेसेंट नोड्स के दरमियान जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो सारे के सारे इन फेज होते हैं। ठीक है, और फिर जो नोड्स की ऑपोजिट साइड पे चले जाइए, यानी एक साइड आपके पास ये वाली बन रही थी ना, और ये ऑपोजिट साइड है, अब ये वाले सारे के सारे पॉइंट इन फेज होंगे, ये सारे पॉइंट इन फेज होंगे, इन दोनों नोड्स के दरमियान सारे पॉइंट इन फेज होंगे। लेकिन ये जो फर्स्ट टू एडजेसेंट नोड्स हैं और ये जो नेक्स्ट टू एडजेसेंट नोड है, ये आपस में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। ठीक है, ये चीज होती है। बात समझ आ गई? मैं ये भी प्रोग्रेसिव जी का केस में हटा रहा हूँ क्योंकि इसकी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ये तो बात हो गई, हमें ये पता चल गया। अच्छा, अब हम जो बात कर रहे हैं, यानी एक और थोड़ी सी इसमें जो प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू पे हम इसको देख लेते हैं। ये है कि दो एनर्जी इज, यानी नो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ये तो हमने पहले ही बात कर दी, लेकिन हम फिर भी इसको जरा इसकी प्रॉपर्टी के सेंस में लिख लेते हैं कि नो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड along the wave due to static position of wave node। स्टैटिक पोजीशन ऑफ नोड्स की वजह से ना कोई भी एनर्जी इन वेव के अलोंग ट्रांसफर नहीं हो रही। ठीक है, तो ये तो कुछ हमने जनरली डिस्कस कर ली चीजें। आपने कुछ उसको जो पॉइंट्स थे वो क्लियर कर लिए, आपको पता चल गया स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, आपको ये पता चल गया कि नोड्स और एंटी नोड्स क्या होते हैं, आपको ये पता चल गया कि कंजेक्टिव या एडजेसेंट नोड्स के दरमियान या कंजेक्टिव या एडजेसेंट एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, या कितना डिस्टेंस होता है, वो हाफ ऑफ वेवलेंथ के इक्वल होता है। फिर आपको ये पता चल गया कि जो आपके पास यानी दो एडजेसेंट नोड्स के दरमियान सारे के सारे पॉइंट इन फेज होते हैं, और नेक्स्ट दो एडजेसेंट पॉइंट के दरमियान भी इन फेज ही पॉइंट होते हैं, लेकिन वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके अलावा हमने ये बात बताई कि जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं वो जस्ट एनर्जी को स्टोर करती हैं, नोड्स की पोजीशन स्टैटिक होती है, इस वजह से वो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर रही होती। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम थोड़ा सा, ये चीज होती है कि इन दोनों वेव्स को, मतलब मेनली आपको पता है कि ट्रांसवर्स वेव्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम स्टेशनरी या स्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखेंगे जब वो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर रही। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर। अच्छा, अब इसको सबसे पहले एक छोटी सी चीज देख लेते हैं, वो है कि जी फॉर्मेशन ऑफ जो स्टेशनरी वेव्स एट एनी टाइम। हम
जो टॉपिक कर रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। अच्छा, इसको कुछ इस तरह समझते हैं, चले मैं ना कोई 4 केसेस ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये मेरी वेव ड्रॉ करने के दौरान ना थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन ना ये सारे क्रेस्ट एंड ट्रफ एक ही तरह के होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इसको ड्रॉ करूं जरा वो ग्राफिक टैबलेट को यूज करते हुए, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ना ये सारी की सारी आपके पास सेम ही होती है। ये भी सारी चीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, 1 मिनट बस। अच्छा देखें, शुरू में डायरेक्शन इसकी जो आ रही होगी वो कुछ इस तरीके से आ रही होती है। ये यहाँ पे ऐसे आपके पास स्टेशनरी वेव जैसे हम पहले भी मेंशन कर चुके हुए, ठीक है। ये वाली डाउनवर्ड होंगी, ये वाली आपके पास पार्टिकल्स की मूवमेंट अपवर्ड आ जाएगी, इस तरीके से होता है। अच्छा, ये काम कब हो रहा है? जब हम कहते हैं टाइम जीरो है, ठीक है जी। आपके पास अगर टाइम जीरो है, बल्कि ये जो टाइम है हम कंसीडर करें, टाइम जीरो पे आपके पास ना वेव ऐसे है, ठीक है। मतलब हम स्टेप बाय स्टेप पूरी इसकी फॉर्मेशन को समझने लगे। टाइम जीरो पे ना वेव ऐसे आपके पास क्रेसेंट ट्रफ की फॉर्म में मूव कर रही है, ठीक है। फिर क्या होता है जी, टाइम होता है 1/4 ऑफ, यानी 1/4 ऑफ टाइम पीरियड हम कह देते हैं, हाफ 1/4 ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है टाइम टू कंप्लीट वन वेव, ठीक है। अभी आपके पास बन रहा था, ये चीज बन रही थी नोड, यानी इस चीज को, इस पॉइंट को आपने कहा था नोड है, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास था नोड, ये भी था नोड, ये नोड और ये नोड और ये सारे के सारे आपके पास नोड बन रहे थे, ठीक है। अच्छा, एंटी नोड भी आप इसी तरह फोकस कर सकते हो, यानी यहाँ पे अगर मैं मेंशन करता हूँ तो ये पॉइंट आपका नोड का है, ये फिर अगला नोड आ गया, ये उससे अगला नोड आ गया, ये अगला नोड आ गया, और ये फिर इस तरह नोड आ गया। मतलब ये डिफरेंट शेप्स हैं जो मतलब हम इसको देख रहे हैं। यानी 1/4 सेकेंड में जो है ना, ये पार्टिकल जो नीचे वाले हैं ना, वो यहाँ पे अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ चुके होंगे, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के आने के बाद ना अब इनकी मूवमेंट की टेंडेंसी है नीचे की तरफ, ठीक है। और इन वालों की टेंडेंसी है ऊपर की तरफ, और ये वाले आ रहे होंगे फिर से नीचे की तरफ, ठीक है। और ये वाले आ रहे होंगे ऊपर की तरफ, ठीक है जी। अच्छा, अब जो ये वाले हैं ये पहुंच गए मजीद नीचे,
ठीक है, और ये वाले पहुंच गए ऊपर की तरफ, ये वाले नीचे और ये वाले ऊपर की तरफ, इस तरह हो जाएगा। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को। देखो ये भी आपके पास नोड है, नोड नोड नोड। अच्छा, सारे सारे पॉइंट्स पहले मार्क कर लेते हैं। ये सब के सब हम ना यानी सेम वेव की डिफरेंट फॉर्मेशन देख रहे हैं और डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं। अच्छा जी, ये सारे हो गए पॉइंट आपके पास नोड, और हम इस वेव की मूवमेंट को कुछ ऐसे समझ रहे हैं कि जब टाइम 0 था और टाइम हाफ ऑफ 1/4 ऑफ टाइम पीरियड हो गया, और फिर मजीद आप कह सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू 1/4 ऑफ टाइम पीरियड प्लस 1/4 ऑफ टाइम पीरियड, यानी वो हो जाता है आपके पास हाफ ऑफ टाइम पीरियड। अच्छा, नेक्स्ट टाइम हम अब अगली जो सिचुएशन देख रहे हैं वो चीज देख रहे हैं हम, टाइम इज इक्वल टू हाफ ऑफ टाइम पीरियड प्लस 1/4 ऑफ टाइम पीरियड। तो ये चीज हो जाती है 3/4 ऑफ टाइम पीरियड, और देन फिर टाइम इज इक्वल टू एक्चुअली कंप्लीट टाइम पीरियड जो हो जाता है आपके पास। ठीक है, यानी चल इसको भी थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं, यानी ताकि आपको समझ आए स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन टाइम के अकॉर्डिंगली कैसे हो रही है। फिर टाइम इज इक्वल टू 3/4 ऑफ टाइम पीरियड प्लस 1/4 ऑफ, यानी हम हर क्वार्टर ऑफ टाइम पीरियड पे उसकी फॉर्मेशन को समझ रहे हैं। हर क्वार्टर ऑफ टाइम पीरियड पे हम उसकी फॉर्मेशन को समझ रहे हैं। अब हो ये रहा है कि ये चीज पहले ऐसे जो पार्टिकल्स की या इन फेज पॉइंट इस तरीके से थे, ये डाउनवर्ड थे, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड। यहाँ पे ये मजीद नीचे जा रहे होंगे, अब यहाँ पे नीचे आने के बाद ये ऊपर आ रहे होंगे। ठीक है, ऊपर आके फिर इनमें अब अपवर्ड ट्रेंड होगा, और ये चीज फिर से आपके पास वही पहले वाली वेव फॉर्म बन जाएगी, और ये जो है नीचे की तरफ जा रहे होंगे। सेम केस यहाँ पे। ठीक है, ये अब आपके पास ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पे पहुंच के अब इनकी डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड। ठीक है जी, ये यहाँ पे भी सेम डाउनवर्ड आ रहे होंगे, और फिर यहाँ पे पहुंच के हो जाएंगे अपवर्ड। जब आप इनको देखें तो ये अब यहाँ पे पहुंच गए हो गए अपवर्ड, फिर ये फॉर्म बनती है 3/4 ऑफ टाइम पीरियड पे, और फिर ये चीज आ जाती है इस तरीके से। लास्ट चीज मतलब ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पे हो जाएंगे आप फिर से नीचे की तरफ। यहाँ पे फिर से आप इनको मेंशन कर सकते हो डाउनवर्ड, और ये हो जाएंगे आपके पास अपवर्ड। ठीक है, तो ध्यान समझे, एक मूवमेंट को आपने समझना है कि मूवमेंट ये कैसे हो रही है, कब क्या चीज कैसी वेव फॉर्मेशन है, वो चीज आपने देखनी है। ठीक है, यानी ये चीज आपने बताई है बेसिकली इसकी वेव फॉर्म को। ये है आपके पास इसकी वेव फॉर्म, कैसी कैसी वेव फॉर्म बन रही है, और यहाँ पे आपने मेंशन किया हुआ है टाइम को। वेव फॉर्म और टाइम के अकॉर्डिंगली मतलब कब आपके पास कैसी वेव फॉर्म बन रही है स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव के केस में। ठीक है, क्लियर हो गया। फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव समझ में आई है कि किस टाइम पे क्या फॉर्म होगी उसकी। क्लियर है सुफियान, कोई जी प्रॉब्लम? सर। अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों वेव्स के ना स्टेशनरी पैटर्न या स्टैंडिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। तो हम इसी पे आ रहे हैं, स्टेशनरी वेव अलोंग अ स्ट्रेच स्ट्रिंग।
अच्छा जी, चलें इसमें भी कुछ चीजें पहले मैं बना लूं फिर आपको बताता हूँ। यानी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इसके वेव फॉर्म को। ये जो आपके पास इसके वेव फॉर्म बन रहे हैं, बेसिकली आप कह लें वेव फॉर्म कैसे बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ना आप इसमें देखेंगे हम इसके बाद आपको बता देते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ एंड वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा अभी मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ आपको। उसके अलावा हम इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर रहे होंगे और रिलेशनशिप विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देख रहे होंगे। इन सब चीज़ों को आपने देखना है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या रहा है। ये समझने आपके पास लेंथ एल ऑफ वायर है, ठीक है जी। ये वायर की लेंथ एल है, यहाँ से यहाँ तक आप इसको मेंशन कर सकते हैं। जो ये वायर की लेंथ है ये है एल, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अच्छा फिर आप क्या करें कि इसको सेंटर से नीचे की तरफ मूव करें तो कुछ ऐसे करके आपके पास वेव फॉर्म बन रही होगी। इस वायर को अगर आप सेंटर से नीचे की तरफ करते हैं तो ये यूं करके हो रही होगी, ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा सा डॉटेड भी बता देता हूँ कि कैसे आपके पास बेसिकली स्टैंडिंग वेव बन रही है। मतलब ये चीज आपके पास आ रही होगी। अगर लेट से आप इस वायर को इधर भी फोर्स अप्लाई करते हैं और इधर भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो कुछ ऐसे हो रहा होगा। मतलब दोनों जगह पे अगर आपके पास फोर्स अप्लाई करते हैं ना तो कुछ ऐसे करके वेव बन रही होगी। यूं करके आपके पास वेव बन रही होगी। और लेट से अगर आप यहाँ पे और फिर से यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह की वेव बन रही होगी। बिल्कुल ठहरे, यूं करके आपके पास वेव बन रही होगी, ऐसे करके। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन हमने जनरली एक पैटर्न को समझना है। यानी अब इन सब केसेस में जो लेंथ है ना वो एल ली है, मतलब वो लेंथ एल से आपने पहले
हाफ ऑफ वेव को प्रोड्यूस किया, फिर फुल वेव को प्रोड्यूस किया, फिर एक फुल और एक हाफ वेव को प्रोड्यूस किया, ठीक है। ये जो फर्स्ट फॉर्म आपके पास बन रही है ना, ये जो फर्स्ट फॉर्म आपके पास बन रही है, इसको आप बोलते हैं फंडामेंटल हार्मोनिक, ठीक है। जो फर्स्ट फॉर्म बन रही है ना, इसको आप बोलते हैं फंडामेंटल हार्मोनिक। ये आपके पास है बेसिकली फंडामेंटल हार्मोनिक। ठीक है जी। इसके बाद जो ये सेकंड फॉर्म है, इस सेकंड फॉर्म को हम बोलते हैं फर्स्ट, यानी इसको सेकंड हार्मोनिक भी बोल सकते हैं या फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। चले हम इसको फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। और सिमिलरली ये वाली चीज होगी आपके पास सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखो, कुछ चीजों को हमने डिस्क्राइब करना है, वो ये है कि यानी यहाँ पे हम देखें अगर, तो जो आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड एल को हमने डिस्क्राइब करना है, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लेंथ एल है ना, वो हाफ ऑफ वेवलेंथ को बता रहा है, ऐसे ही है। लेंथ एल जो है ना, इस हाफ ऑफ वेवलेंथ को कह रहे हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना, इसकी वेवलेंथ को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, एल नॉट। जो फंडामेंटल या बेसिक चीज होती है ना, वो ये नॉट या ये जीरो वाली चीज से रिप्रेजेंट हो रही होती है। यानी एल नॉट एक्चुअली 2 टाइम एल के इक्वल है। यानी फंडामेंटल, अगर आपको हार्मोनिक के बारे में बताना है, उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करने हैं, तो जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास जो है ना, इसकी वेवलेंथ निकल आती है, यानी ये 2L निकल आती है। अच्छा, अब हम आते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी की बात है। फ्रीक्वेंसी में आपने ये पढ़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेसिकली। फ्रीक्वेंसी होती है v ओवर लैम्डा। आपने v इज इक्वल टू एफ लैम्डा पढ़ा है ना, तो हम फ्रीक्वेंसी को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो होती है v ओवर लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा तो आपको पता चल रहा है 2L के इक्वल है। तो और दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये फंडामेंटल हार्मोनिक की बात है, तो हम इसको भी, इसकी फ्रीक्वेंसी को भी एफ नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये चीज हो जाएगी v ओवर 2L। यानी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकल रही है, वो निकल रही है स्पीड को, वेव स्पीड को आप 2 टाइम लेंथ से डिवाइड करके, ये चीज आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकल आती है, ठीक है जी। अच्छा, खैर इसमें तो क्योंकि लास्ट कॉलम में रिलेशनशिप विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो तो हम नेक्स्ट में बता सकेंगे, इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फर्स्ट ओवरटोन हार्मोनिक में हम आते हैं। तो फर्स्ट ओवरटोन हार्मोनिक में अब की बार आप देखें, तो जो लेंथ है वो 1 लैम्डा को ही रिप्रेजेंट कर रही है। जो लेंथ एल है वो 1 वेवलेंथ को इक्वल रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमने इसमें बता दी कि जो लेंथ है वो बेसिकली लैम्डा के ही इक्वल है, एल इज इक्वल टू लैम्डा। अच्छा, और यहाँ पे अब आप आ जाए, तो इस फ्रीक्वेंसी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वी तो वही रहेगा, लेकिन आपकी बार एल से हम डिवाइड कर रहे होंगे, यानी फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी या सेकंड हार्मोनिक इसको हम बोलते हैं, उसमें ये वी ओवर एल हो रहा होगा। अच्छा, अब आप इस चीज को समझे, ये देखें, ये आपने भी फंडामेंटल हार्मोनिक के लिए चीज कैलकुलेट की थी। फंडामेंटल हार्मोनिक आपने बताया था वी ओवर 2L होता है। तो इट मीन दैट कि आप इसको यूं लिख सकते हैं, v ओवर एल इंटू 2। ये इतनी चीज को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे, f से, जो अभी आपने फ्रीक्वेंसी निकाली है। तो एक्चुअली एफ नॉट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एफ के इक्वल होगा, या आप ये कह सकते हैं, बल्कि ऐसे ना करें, इसको थोड़ा सा हम चेंज करके कर देते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यानी अगर आप इसको, जो फंडामेंटल हार्मोनिक है, ठीक है, वो था v ओवर एल, ये 2 था। इस 2 को अगर आप 2 टाइम एफ नॉट कर दें, तो एक्चुअली ये रह जाएगा v ओवर एल के, और ये v ओवर एल इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो ये एक रिलेशनशिप आपने बता दिया कि 2 टाइम ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक्चुअली फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। 2 टाइम ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी
फर्स्ट टाइम ऑफ फर्स्ट टाइम जो या फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, इसको हम F1 कह देते हैं, इसको हम F1 कह देते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात, ये रिलेशनशिप समझ में आया? तो फ्यान अभी तक कोई जी प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, जी नेक्स्ट जी पे आप आए। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या पता चल रहा है, आप बता सकते हो कि यहाँ पे लेंथ एल कितनी फ्रीक्वेंसी को बता रही होगी? यहाँ पे लैम्डा प्लस हाफ हाफ ऑफ, हाँ ठीक है, एक कंप्लीट वेवलेंथ और एक हाफ ऑफ वेवलेंथ। तो बेसिकली आप इसको लिख सकते हो ना, लैम्डा इज इक्वल टू 3, एल इज इक्वल टू 3/2 ऑफ लैम्डा। ठीक है, या आप इसको कह सकते हो कि लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एल। बात समझ आई? 2/3 ऑफ एल। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंगली अगर आप कैलकुलेट करना चाहो, अब हमारे ये आपकी सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी पे, यानी इसको हम F2 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगी, देखें लेमडा की जगह पे अगर हम पुट करते हैं 2/3 L, 2 नीचे रह जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3V/2L ऐसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, 3V/2L। समझ में आई बात आपको? ठीक है, ये हो गई F2। आपको पता है जो V/2L है ना, V/2L यानी आपको पता है कि जो 3 और ये V/2L को हम क्या लिख सकते हैं, हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो ये पता चल रहा है कि अब की बार जो सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं उसमें 3 टाइम ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके पास सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। तो कुछ जनरल एक्सप्रेशन हमने शायद ड्राइव करने के काबिल हो गए, वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे पता है यार, ये बड़ी बोरिंग चीजें हैं, लेकिन आप अपना जरा इंटरेस्ट कायम रखना। एक ही दफा डिटेल में पढ़नी होती है, बाद में तो जैसे अगर आपके पास ये स्क्रीन शॉट्स हैं या इस तरह की कोई भी जो मतलब जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं, सिर्फ उनसे देखो तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है सुफियान, ये सारी चीजें हो गई क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नहीं समझ सकते। अब थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं, और जो लॉन्गिट्यूनल वेव है ना, वही लास्ट पार्ट आपका रह जाएगा, वो फिर मैं आपको कल करवा दूंगा, अभी काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो ये है कि क्योंकि आज ऑफिशियली आपकी क्लास नहीं थी, लेकिन अनऑफिशियली आपकी क्लास फिर रखनी पड़ी है, और फिर रमज़ान की वजह से भी बड़ी अजीब सिचुएशन है। अच्छा, अब हमने जो चीज़ें अभी हमने डिस्क्राइब की, जो भी फाइंड किए उनको डिस्क्राइब कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि इन जनरल along a stretched string आप कुछ इसको ऑपरेट तो नहीं कर रहे, लाइक शेयर करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? बहरहाल आप कर तो नहीं सकते जब तक मैं आपको अलाउ ना करूं। ठीक है, नहीं सर पता मैं नहीं तो क्या होना शुरू हो जाता है सम टाइम पे। अच्छा जी, ऑन अ स्ट्रेच स्प्रिंग, जो होता है ना अलोंग अ स्ट्रेच स्प्रिंग,
stationary transverse wave of frequency f naught, 2f naught, 3f naught एंड सो ऑन, मतलब 4f नॉट, और ये इसी तरह आपके पास चलती जाती है, और हम इसको कह सकते हैं एन टाइम ऑफ f नॉट। इस तरीके से आपके पास में ये बन रही होती हैं, आर प्रोड्यूस्ड वेयर, जो n है वो कुछ भी हो सकता है, n आपके पास जो है ना n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एंड represent the number of the loop along the wave। और आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज किया, वो या फाइंड किया v ओवर 2l, जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए। अच्छा, यानी हमने जनरली अलोंग अ स्ट्रेच स्प्रिंग स्टेशनरी ट्रांसवर्स वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, यानी फंडामेंटल में एफ नॉट है फर्स्ट या सेकंड हार्मोनिक हम इसको बोलते हैं, और फर्स्ट ओवरट्यून फ्रीक्वेंसी में 2f नॉट पे 3f नॉट, और इसी तरह सो ऑन, इसी इंटीजर मल्टीपल ऑफ एफ नॉट पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है। और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का हमने ये बता दिया कि ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, एक डायरेक्टली फॉर्मूला है, वैसे मैंने इसको कभी ज्यादा यूज होते हुए देखा तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं इसको, कि स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव अलोंग अ स्ट्रेच स्प्रिंग आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो ये एक फॉर्मूला v इज इक्वल टू k डिवाइडेड, सॉरी, k के बाद है आपके पास स्क्वायर रूट t डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। ये चीज, ये एक फॉर्मूला है जो कि पहले नहीं देखा हुआ, मतलब इसको जस्ट आप जेन में रख लें, शायद कहीं पे ये यूज हो सकता है, डायरेक्टली इसको हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, जब यहाँ पे आपको जो के बारे में बता रहा है, वो के क्या होता है, के हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी जो के है वो है आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इसके अलावा जो टी है वो आपको पता है टेंशन इन स्ट्रिंग हो सकती है, और जिसको हम म्यू कह रहे हैं, ये चीज थोड़ी सी नई चीज है, इसको हम बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, और क्या रह गया जी इसमें, बस यही चीजें, के का आपको पता चल गया, लेमडा का ऑलरेडी पता है, टेंशन का आपको पता चल गया, म्यू का पता चल गया, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। अच्छा, आपको एक और फॉर्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है कि v तो एफ लेमडा के भी इक्वल होता है, तो अगर हम इन दोनों फॉर्मूलाज को इक्वेट कर लें, तो एफ लेमडा एक्चुअली इक्वल हो जाता है के टाइम ऑफ, यानी आपको ये पता है कि एफ वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, तो टी ओवर म्यू के इक्वल हो गया। अच्छा, अब अगर वेवलेंथ को मैं उधर भेज देता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय लैम्डा हो जाता है। अब के आपके पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और ये वेवलेंथ वैसे ही कांस्टेंट रहती है, तो इसका मतलब ये हुआ, यानी ये पूरी चीज रही कांस्टेंट, के ओवर लैम्डा जो है ये पूरी चीज है कांस्टेंट।
तो इसका मतलब ये हुआ जो फ्रीक्वेंसी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन ओवर ये जो हमने म्यू के बारे में कहा था मास पर यूनिट लेंथ के। ठीक है, एक छोटी सी चीज है, शायद कहीं पे ये आपको प्रूफ करने के लिए आ सकती है, और एक फॉर्मूला है जो वी के एक हमने वेव इक्वेशन की फॉर्म में फॉर्मूला पढ़ा था। तो इसी तरह का एक और फॉर्मूला है जिसको आपने यहाँ पे देखा है, एफ इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई म्यू, और ये के से मल्टीप्लाई होता है, और उससे हमने एक फ्रीक्वेंसी के लिए एक एक्सप्रेशन या फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी को बता दिया। ठीक है, तो फिर वेव्स पड़ी थी लेकिन ना वो ट्रांसवर्स थी, ठीक है। और आज हमने जो है ना लॉन्गिट्यूडनल यानी साउंड वेव्स के बारे में हम ये देखते हैं कि उनकी स्टेशनरी वेव्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। तो साउंड वेव्स के लिए ना आप बेसिकली जो स्टेशनरी वेव्स है ना वो हम एक क्लोज्ड पाइप में भी स्टडी करेंगे और ओपन पाइप में भी उसको स्टडी करेंगे। तो पहले है जी स्टेशनरी वेव्स इन अ क्लोज्ड पाइप। अच्छा, ये जो अब हम जो बात कर रहे हैं स्टेशनरी वेव्स इन अ क्लोज पाइप, तो देखो सबसे पहले तो मतलब क्लोज पाइप कैसा होता है। क्लोज पाइप ना आपके पास कुछ इस तरीके से कोई जैसे आपके पास एक ग्लास शेप है, ठीक है। नॉर्मली इस एक्सपेरिमेंट को किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, और एक लंबी ग्लास ट्यूब ली जाती है। तो आप समझ लें आपके पास एक ग्लास है, या एक आपके पास एक ऐसे ट्यूब है जिसका एक एंड ओपन है और दूसरा एंड क्लोज है, ठीक है। तो ये होगी आपके पास स्टेशनरी वेव्स इन अ क्लोज पाइप। होता क्या है, मतलब आप समझ लो कि इस पाइप की ये जो लेंथ है ना ये एल है, यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है इसको हम एल कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, होता क्या है भाई कि जो यानी ये तो बात कर दी ना कि हमने क्लोज पाइप है। अब दूसरी बात ये होती है कि जब आप इसमें एयर ब्लो करते हैं, यानी जब आप भी आप इस क्लोज पाइप में ना एयर ब्लो करते हैं, तो होता क्या है कि जो ओपन एंड होता है ना उससे यानी व्हेन यानी आप इसमें एयर ब्लो करेंगे यहाँ से, और आपके जो है ना स्टेशनरी वेव्स बन रही होंगी। सिंपल स्टोरी ये है कि मतलब हमने एयर को ब्लो करना है और आपके पास ना स्टेशनरी वेव्स बन रही होती हैं। और होता क्या है, मतलब जब भी आप इसमें स्टेशनरी वेव बनेगी ना, तो जो इसका ओपन एंड होता है, यानी चले पहले हम इसके क्लोज एंड की बात कर लेते हैं। जो क्लोज एंड होता है उस पे हमेशा नोड बन रहा होता है, और ओपन एंड पे एंटी नोड बन रहा होता है, यानी वी ऑलवेज गेट a node at the closed end and antinode at the open end। ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरी ये चीज होती है कि मैक्सिमम लाउड साउंड इज अवेलेबल एट द ओपन एंड ड्यू टू द पोजीशन ऑफ एंटी नोड। अगर हम क्या करते हैं एयर ब्लो करते हैं ना, तो हमें एक टाइम पे ना यहाँ पे इस जो ओपन एंड होता है यहाँ पे एक लाउड साउंड पता चल रही होती है, ठीक है। तो लाउड साउंड किस वजह से होती है, एंटी नोड की वजह से होती है। यानी जो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि मैक्सिमम लाउड साउंड is produced at open end। किस वजह से, ड्यू टू पोजीशन ऑफ एंटीनोड। एंटीनोड की वजह से आपके पास ना मैक्सिमम लाउड लाउड साउंड आती है, ठीक है। मैक्सिमम लाउड साउंड इज प्रोड्यूस्ड एट ओपन एंड ड्यू टू पोजीशन ऑफ एंटीनोड देयर। अब हम इसको भी एनालिसिस करते हैं, जैसे हमने पहले लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स वेव के लिए एनालिसिस किए थे, तो इसको भी हम थोड़ा सा उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे समझते हैं, ठीक है।
यार चले, अब मैं आता हूँ। इस तरीके से हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये आपके पास ना कोई ग्लास जो मतलब क्लोज ट्यूब है या क्लोज पाइप है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आप इसमें एयर ब्लो करते हैं ना, जैसे उसमें आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनी थी, फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी बनी थी, सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी बनी थी, फिर उससे आपने क्या किया था, जो ये लेंथ एल है इसका रिलेशनशिप आपने फाइंड आउट किया था, यानी वेवलेंथ के साथ, फिर आपने फ्रीक्वेंसी को फाइंड किया था और उस फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली बताया था, ठीक है। अभी भी हम ऐसे ही कुछ करने लगे हैं। देखें, ये आपके पास बेसिकली ये इसी तरह की यानी आपके पास ओपन ट्यूब है, जिस तरह की मैंने ये पहले शेप में बनाई हुई है, और इसकी लेंथ को हम एल ही कह रहे हैं, ठीक है। जब आप इसमें एयर ब्लो करते हैं और जब हम बात करें ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, तो वो क्या हो रहा होता है, यहाँ पे तो हमेशा ना आपके पास ना एंटी नोड ही बनता है, यहाँ पे ना हमेशा आपके पास ना एंटी नोड ही बनता है, और जो बॉटम एंड होता है यहाँ पे हमेशा नोड बन रहा होता है, ठीक है। तो इसको डॉटेड बनाते हैं ये वाली को, ताकि आपको फर्क पता चल सके। तो ये जो चीज है बेसिकली, इस वाली को हम कह रहे हैं, ये आपके पास ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल है, यानी फंडामेंटल हार्मोनिक इसको आप कह रहे हैं, फंडामेंटल हार्मोनिक, ठीक है। जब ये वाली सिचुएशन है, आपने इसी तरीके से जब आपने उसको ट्रांसवर्स वेव में भी देखा था, तो वो तब भी आपने एक फंडामेंटल हार्मोनिक को बताया था। अब यहाँ पे इस फंडामेंटल हार्मोनिक में देखें, तो जो लेंथ एल है वो एक्चुअली इक्वल है 1/4 ऑफ वेवलेंथ के, यानी क्वार्टर ऑफ वेवलेंथ के इक्वल है, ठीक है। आप इसको यानी ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल नॉट, यानी फंडामेंटल हार्मोनिक के पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने इसको एल नॉट लिख रहा हूँ, एल नॉट एक्चुअली 4 एल के इक्वल है। सबसे पहली बात तो ये हो गई इसके लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है, हम इसी की हेल्प से फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, यानी ये फंडामेंटल के लिए मैं एफ नॉट लिख रहा हूँ, वी ओवर लेमडा नॉट लिख लिया, और इस v ओवर लेमडा नॉट को आप एफ नॉट इज इक्वल टू वी ओवर 4 एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज तो ये हमने सबसे पहले फंडामेंटल हार्मोनिक को एक्सप्लेन कर दिया। अब आप दोबारा से आए, अब हम क्या करते हैं, अभी अभी जो ये सिचुएशन थी ना, ये फर्स्ट वाली, यहाँ पे आपने फंडामेंटल हार्मोनिक के लिए क्या किया था कि आपने एयर ब्लो की थी, लेकिन कामली एयर ब्लो की थी, ठीक है। एयर यानी जैसे अगर हम एक कोई क्लोज पाइप है, उसमें हम एयर ब्लो तो कर रहे हैं, लेकिन कोई ज्यादा जोर से नहीं कर रहे, बड़ा कामली हम एयर ब्लो कर रहे हैं। यानी यहाँ पे बेसिकली आपके पास ब्लो एयर कामली हम कह सकते हैं, तो इस वजह से ना ये फंडामेंटल हार्मोनिक आपके पास बना है। अच्छा, जब आप थोड़ा सा फोर्सफुली यानी एयर को ब्लो करेंगे, तो तब क्या हो रहा होगा, यानी यहाँ पे हम आते हैं अपने सेकंड सिचुएशन पे, जब आप इसी जो क्लोज पाइप है इसमें थोड़ा फोर्सफुली एयर को ब्लो करेंगे, ये लेंथ तो आपके पास एल ही रहने वाली है, एल ही है ये वाली लेंथ। अच्छा, अब की बार यानी जब भी एक सिचुएशन आपने ध्यान में रखनी है, हमेशा यहाँ पे आपके पास एंटे नोड बन रहा होगा, और सॉरी यहाँ पे आपके पास नोड बन रहा होगा क्लोज एंड पे, और यहाँ पे एंटे नोड बन रहा होगा। जब हम इसको फोर्सफुली ब्लो करते हैं, तो आपके पास ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही होती है। एक मिनट यार, थोड़ी सी चीजें टेक्निकल हो जाती हैं समटाइम पे ड्रॉ करने के पॉइंट ऑफ व्यू पे। ठीक है, आप समझ रहे हैं ये क्या चीज हो रही है, ये नहीं, ये आपके पास हाफ ऑफ वेवलेंथ है और ये फिर क्वार्टर ऑफ वेवलेंथ है, ठीक है। और ये इस वाली चीज को आप क्या कहते हैं, इस वाली चीज को फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी,
ठीक है, ये कब होती है? व्हेन वी ब्लो एयर फोर्सफुली, या आप समझ लें कि ज्यादा एयर आप ब्लो कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ और बातें इसमें देख लेते हैं। वही चीज जिसको हमने कहा था, यहाँ पे लेंथ एल बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है अम, यानी आपके पास देखो, ये हाफ ऑफ वेवलेंथ है और ये 1/4 ऑफ वेवलेंथ है। ठीक है, 1/4 ऑफ लेमडा प्लस हाफ ऑफ लेमडा को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये टोटल हो जाता है आपके पास 3/4 ऑफ लेमडा के इक्वल। तो अगर आप इधर से लेमडा को सब्जेक्ट बना लें तो ये 4/3 ऑफ एल के इक्वल होता है। ये चीज तो हमने इसके लिए समझ ली। अच्छा, फिर हम आते हैं सेकंड चीज पे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी v डिवाइडेड बाय, आप कह रहे होंगे यानी यहाँ पे इसको लेमडा वन कहते हैं, यानी ये जो है सारी वेवलेंथ जो है ना, ये आपके पास बेसिकली लेमडा वन के पॉइंट ऑफ व्यू पे हम देख लेते हैं। अच्छा, तो अब आप क्या कह रहे होंगे, फ्रीक्वेंसी को जब आप कैलकुलेट करें, इसको भी सॉरी F1 लिखना था, इसको हमें F1 लिखना चाहिए, फ्रीक्वेंसी वन। तो ये चीज हो जाएगी v/λ1, और v/λ1 बेसिकली हो जाएगी, आपने λ1 को अभी बताया कि वो है जी 4/3 ऑफ एल। तो 3 ऊपर चला जाता है और आपके पास 4 नीचे ही रह जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लेमडा की जगह पे हमने 4/3 एल पुट किया, तो 3v/4 एल ऐसे करके हमारे पास आ जाता है। ठीक है। अच्छा, ये F1 आ गई, लेकिन आपको इधर से एक सीक्वेंस को भी समझ लेना है। इसका सीक्वेंस यानी जो आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ बनता है, आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को बताया v/3 एल है, तो यहाँ पे ये चीज पता चल रही है कि F1 एक्चुअली 3 टाइम ऑफ F0 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। F1 एक्चुअली 3 टाइम ऑफ F0 है। रिलेशनशिप बिटवीन आपको ओवरट्यून और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशनशिप भी पता चल गया। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी सुफियान, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, अभी तक ठीक है। अच्छा, चलें। अच्छा, एक थर्ड केस इसी तरीके से हमने देखना है, लेकिन कॉमन चीज क्या होगी? कॉमन चीज यही होगी कि आपके पास ना, मतलब जो बॉटम एंड पे नोड बन रहा होगा, और यानी जो क्लोज एंड है, और ओपन एंड पे आपके पास ना एंटे नोड बन रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे भी ना वैसे मुझे इसको बोल्ड बनाना चाहिए था, थोड़ा सा गलती हो गई, और इस वाली को डॉटेड बनाना चाहिए था। चले, खैर कोई बात नहीं है, दोनों को ही अब ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे अब आपके पास ना ये चीज आ रही है ऐसे करके, ये यूं चली जाएगी, और यहाँ से ये चीज हो जाएगी। हम्म, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास क्या हो रहा है? अब आपके पास यानी ये वाली लेंथ तो आपके पास एल ही है, यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है, इसको हम एल ही कहेंगे। अच्छा, और ये हो गया जी आपके पास बेसिकली, ये देख रहे हैं आपके पास ये भी नोड बन रहा है, ये भी नोड बन रहा है, ये भी नोड बन रहा है, और जो ओपन एंड है वो एंटी नोड है। यहाँ पे जस्ट ये नोड था और ये नोड था। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट आपके पास एक ही नोड था और एक ही एंटी नोड था। अच्छा, अब बेसिकली ये है आपके पास जो है सेकंड ओवरट्यून फ्रीक्वेंसी, हम इसको कह सकते हैं सेकंड ओवरट्यून फ्रीक्वेंसी। ये भी कब होगी? जब आप यानी आप समझ लें कि बहुत जोर से आपको एयर को ब्लो करना है, ब्लो एयर फोर्सफुली, तब आपके पास ये चीज हो रही होगी। अच्छा, यहाँ पे क्या हमें पता चल रहा है, जो लेंथ एल है वो एक्चुअली इक्वल है 1 वेवलेंथ, यानी लेमडा प्लस 1/4 ऑफ लेमडा। तो ऐसी सिचुएशन को आप लिख सकते हैं 5, और मैं इधर अब ओवरऑल वेवलेंथ को 5 लेमडा बाय
4 लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी आप 2 लिख लें, यहाँ पे भी 2 लिख लें, यहाँ पे भी 1 लिख लें, यहाँ पे भी 1, मतलब ये चीज आपको समझने के लिए बेहतर है। अच्छा, और फिर अगर आप वेवलेंथ को एल की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाती है 4L/5। अब हम जब इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी हम लिख रहे होते हैं V/λ2, और अब की बार ये फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी, आपके पास 5 ऊपर चला जाएगा और 4L नीचे रह जाएगा, 5V/4L रह जाएगा। अब आप इस चीज को देखें तो V/4L यानी F2 एक्चुअली इक्वल है 5 टाइम ऑफ F0 के। ठीक हो गया? पता चल गई ये सारी कहानी। ये जो हमने इसी तरीके से आपने ट्रांसवर्स वेव को भी पढ़ा था और इसी तरीके से आपने ना लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी पढ़ लिया। तो मैं इसकी फाइंडिंग्स भी लिख देता हूँ। इसकी फाइंडिंग की हम बात कर लेते हैं। ये जो फाइंडिंग सारी हमारी आई है वो ये है कि होता क्या है कि along a closed pipe, along a closed pipe, stationary longitudinal waves of frequency F0, ठीक है, फिर आती है आपके पास 3F0, फिर आती है आपके पास 5F0, फिर होगी कहीं पे 7F0 एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहता है। और आप देख रहे हो कि ये बेसिकली ऑड मल्टीपल ऑफ F0 है। ऑड मल्टीपल को ना हम ऐसे 2n+1 से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी ये एक ऑड मल्टीपल की nth फॉर्म है, F0 है, ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड। और ये हम कह सकते हैं कि जो वेयर आप कह लें कि एन, वेयर एन इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू सो ऑन। इन बिटवीन ओपन एंड क्लोज रेंज, इन बिटवीन ओपन एंड क्लोज रेंज, ठीक है जी। यानी ये सारी फाइंडिंग आपको यहाँ से पता चलती है कि क्लोज पाइप along a closed pipe stationary longitudinal wave of frequency this यानी F0, 3F0, अगर लास्ट टाइम आपने देखा हो तो F0, 1F0, 2F0, 3F0 इस तरह मूव करी थी, लेकिन यहाँ पे ऑड मल्टीपल पे मूव कर रही है। और एन के बारे में बता रहे हैं कि जितने उसमें नोड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये चीज होती है। तो यानी आर प्रोड्यूस वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 represent the number of the nodes in between open and closed end। ठीक है जी, सुफियान समझ में आई बात ये सारी? जी अब हम आते हैं यार, एक और है, पता नहीं इसको करवाना चाहिए कि नहीं, चलेंगे लगे हाथ कर ही लेते हैं ये भी। और ये है आपके पास ना कि स्टेशनरी वेव्स इन एन ओपन पाइप, जैसे फ्लूट टाइप चीज होती है, यानी उसका कोई भी, जिस तरह इसका तो एक एंड ओपन था, एक क्लोज था, तो इसके दोनों एंड अगर ओपन होते हैं तो तब आपके पास क्या हो रहा होता है?
इन एन ओपन पाइप कैसी शेप का है? ओपन पाइप है फ्लूट शेप का। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा होता है आपके पास ना, यानी ये समझ लें कि ये आपके पास पाइप है कुछ यूं करके, ये पाइप है और इस दोनों एंड से ओपन है और इस पाइप की लेंथ है एल। ठीक है, अब जब आप इसमें एयर ब्लो करते हैं तो अगेन इसके दोनों ओपन एंड पे आपके पास ना एंटी नोड ही बन रहे होते हैं। जैसे उसमें तो एक क्लोज एंड था तो वहां पे नोड बन रहा था, लेकिन इसके दोनों ही एंड ओपन है तो यहाँ दोनों पे एंटी नोड बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये बात भी हम कर देते हैं कि वी ऑलवेज गेट एन एंटी नोड एट ओपन एंड। ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी इसी सिचुएशन पे आते हैं। सबसे पहले देखो कि आपने क्या किया, यानी जो इसका बेसिक मोड है यानी फंडामेंटल हार्मोनिक की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जब आप क्या कह रहे हैं कि इसमें एयर को ब्लो करें लेकिन कामली एयर को ब्लो करें, यानी ये कब होता है? व्हेन वी ब्लो एयर कामली। अच्छा, तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप इस तरह ये जो फ्लूट टाइप एक आपके पास हो होगा यानी फ्लूट टाइप ये या ओपन पाइप टाइप ये चीज़ है, तो जब आप इसमें यानी एयर को ब्लो करते हैं तो आपके दोनों एंड पे क्या होते हैं? एंटे नोड बन रहे होते हैं। दोनों एंड पे ना एंटे नोड बन रहे होते हैं। ठीक है, यानी कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही होती है। अभी हम फंडामेंटल हार्मोनिक की बात कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हम इस वाले को रिप्रेजेंट कर देते हैं डॉटेड से, ऐसे हो रहे हैं। ठीक है जी, ये चीज ये वाला पॉइंट आपके पास नोड है और ये जो है ये आपको पता चल रहा है ये, और ये आपके पास सेंटर नोड। ठीक है। अच्छा, अब वही बात, यानी ये लेंथ आपको पता है कि ये वाली यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इसको आप एल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम उसी वेवलेंथ पे आते हैं, वेवलेंथ को देख लेते हैं। तो आपको ये पता चल रहा है कि जो लेंथ एल है वो हाफ ऑफ वेवलेंथ के इक्वल है। यहाँ पे हम एल को एल नॉट बाय सॉरी लेमडा नॉट बाय टू लिख लेंगे, यानी एल इज इक्वल टू लेमडा नॉट बाय टू हो गया। और इसी तरह आप लेमडा नॉट को एक्चुअली कह सकते हैं कि टू ऑफ एल के इक्वल है। फिर आप इसी में साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, एफ नॉट इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा नॉट होता है, या आप इसको लिख सकते हैं एफ नॉट इज इक्वल टू वी ओवर टू एल हो जाएगा। और ये चीज़ तो हमारे पास जनरली मतलब जो फंडामेंटल हार्मोनिक के लिए हमने एक्सप्लेन कर दी। फिर आपको पता है इसी तरह हम आते हैं फर्स्ट ओवर ट्यून फ्रीक्वेंसी पे। फर्स्ट ओवर ट्यून फ्रीक्वेंसी हम किसको कहते हैं? जब आप एयर को ब्लो करते हैं थोड़ा फोर्सफुली। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ओवर ट्यून फ्रीक्वेंसी पे हम लोग आ गए। अब क्या होगा? अब आपके पास यानी ये समझ लें ये आपका वही ओपन पाइप हो गया और इस ओपन पाइप की लेंथ होगी एल। अब की बार ना आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है,
ऐसे करके, ठीक है। ये चीज आपके पास नोड बन रहा है, ये चीज आपके पास नोड बन रहा है, ये आपको पता चल रहा है कि एंटर नोड है, ये आपको पता चल रहा है कि एंटर नोड है, ठीक है, फर्स्ट ओवर ट्यून फ्रीक्वेंसी में। लेकिन ये चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो एल है वो रिप्रेजेंट कर रही है कितनी वेव को, यानी एल को आप थोड़ा सा इस तरह देख लें, मैंने थोड़ा इसको छोटी लाइन बना दी थी। एल आपके पास रिप्रेजेंट कर रही है एक कंप्लीट वेवलेंथ को, एक कंप्लीट वेवलेंथ को। देखो हाफ ऑफ ये है, हाफ ऑफ ये, और फुल ये है। तो फुल क्रेस्ट और ये हाफ ऑफ ट्रफ, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। तो कंप्लीट वेवलेंथ को एल रिप्रेजेंट करिए, तो एल इज इक्वल टू 1 लैम्डा। और इसी के अकॉर्डिंगली अगर आप फ्रीक्वेंसी F1 की बात करो करते हो तो V ओवर लैम्डा 1 हो जाएगी। और आप इसको लिख सकते हो F1 इज इक्वल टू V ओवर L, ठीक है। और अगर आप इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से इसका रिलेशनशिप देखना चाहो तो वो चीज बनती है कि यानी आपने ये पढ़ा था कि V ओवर 2L, बेसिकली V ओवर 2L, यानी हमारे पास अगर हम 2 टाइम ऑफ F0 करते हैं तो तब F1 के इक्वल निकलती है, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई। 2 टाइम जी। ऑफ F0 करते हैं तो F1 के इक्वल निकलती है। चले अब हम आते हैं इसी की आखिरी सिचुएशन पे। ये लेंथ हो गई आपके पास L, और ये रही आपके पास ओपन ट्यूब। ठीक है, अच्छा जी। अब यानी ये चीज थोड़ा सा मतलब अजीब सी बन गई है। लेकिन ये देखें, ये आपके पास सेंटर नॉड बन रहा है, ये आपके पास नॉड बन रहा है, ये भी आपके पास नॉड बन रहा है, ये भी आपके पास नॉड बन रहा है। मैंने लगता है ज्यादा ही बना दिए हैं, 2 बनाने थे, पर यार ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है। अच्छा जी, अब हम इसको समझ लेते हैं। कुछ ऐसे करके, ये है, ये है, ये है, यूं आया, यूं हुआ, यूं हो गया। ठीक है जी, ऐसे ये सारी सिचुएशन आपके पास ना। अब की बार जब हम सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से बन रही है। अच्छा जी, यानी ये वाली कंप्लीट लेंथ आपके पास अभी भी एल ही है। यहाँ से यहाँ तक इस कंप्लीट लेंथ को आप एल ही कह रहे हैं। अब आप इधर देखें तो एल बेसिकली आपके पास 1 कंप्लीट वेवलेंथ और हाफ ऑफ वेवलेंथ को बता रही है, ठीक है। लेमडा प्लस हाफ ऑफ लेमडा को बता रही है। तो आप इसको लिख सकते हैं 3/2 ऑफ लेमडा, ये बेसिकली आपके पास लेमडा 3 कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये केस है आपके पास सेकेंड ओवरट्यून फ्रीक्वेंसी का। ठीक है जी, अच्छा यहाँ तक ये बात हो गई। फिर आपको ये चीज समझ में आ रही है कि अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी को, यानी F3 को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हो जाएगी V/λ3। अच्छा जी, V/λ3, तो अब आप इसको L की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो हो जाएगी 2, मतलब 2/3, क्या हो गया यार, आज में 2/3 V/, यानी ऐसे बन जाती है, ठीक है। तो अब आप अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू पे इसको देखना चाहो तो ये चीज हो रही है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके पास थी इसकी ये V/2L। तो आपको क्या करना है, आपको यानी ये चीज समझनी है कि F0 है,
v/12। ठीक है, तो अगर आप इसको 2/3 से मतलब अगर आप इसको सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बल्कि 3/2 से मल्टीप्लाई करने के मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। एक मिनट ठहरे यार, मुझे लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। λ2 है जी आपके पास, बल्कि λ3 की हम बात कर रहे हैं, नहीं सॉरी, ये इसको λ2 ही लिखना है। सेकेंड ओवर ट्यून फ्रीक्वेंसी है। λ3 प्लस ये इस तरीके से हो गया 3/2 ऑफ λ। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी हो गई v/λ, और λ की जगह पे आपके पास आ गया ये थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हो रही थी, वही मैं सोच रहा था, क्योंकि हम एल की फॉर्म में लिख रहे होते हैं ना, तो ये बेसिकली 2/3 ऑफ एल इज इक्वल टू λ3 हो रही होती है। तो अब आपके पास ये जो v/λ3 है, यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं यानी ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय v डिवाइडेड बाय 2l। तो फ्रीक्वेंसी होती है v/2l आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो एक्चुअली आपको पता चल चुका हुआ है कि अगर आप 3 टाइम ऑफ f0 करेंगे तो वो f2 के इक्वल आ रही होगी। ठीक है, तो ये चीज थी जो फाइनल कंक्लूजन थी। तो अब आप इसमें भी पैटर्न देख सकते हैं, जो जनरलाइज इसका पैटर्न है कि पहले आपके पास जो फंडामेंटल हार्मोनिक है उसमें फ्रीक्वेंसी को आपने f0 का, बाद में वो 2 टाइम ऑफ f0 निकल रही होती है, फिर 3 टाइम ऑफ f0 निकल रही होती है। इस तरीके से आपके पास ये सारी कैलकुलेशन हो रही है, यानी इंटीजर मल्टीपल ऑफ